सुबह बस के हॉर्न की आवाज सुनकर दिवाकर जी जल्दी से बिस्तर से उठ खड़े हुए। दीवार की तरफ घड़ी की ओर देखा तो उसमें अभी 7 बज रहे थे। लापरवाही से जल्दी जल्दी उठने के कारण टेबल पर रखी ग्लास नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद बाहर खिड़की से झांकने पर उन्हें याद आया कि वे तो अभी वृद्धाश्रम में है। 2 दिन पहले ही वे यहाँ पर आए हैं। इन 2 दिनों में उन्हें तो 2 सदियों बीत जाने जैसा लग रहा था। अपने पोते को याद करते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। रिजू को देखे हुए कितने दिन हो गए। सुबह सुबह जब वे घर पर रहते थे तब स्कूल बस पर दादाजी उसे चढ़ाते थे। आज किसी दूसरे बस की आवाज से उनकी नींद खुल गई थी। भाई साहब, यहाँ खड़े अभी तक क्या कर रहे हैं? जाइए, नहा धोकर फ्रेश हो लीजिए, सामने से जाते हुए अशोक बाबू ने कहा। दिवाकर जी ने अपना सिर हिला दिया। इतना सोचिए मत, आप अभी सही जगह पर आ गए हैं। यहाँ आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम सब मिलजुल कर रहते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बेवजह चिंता कर रहे हैं, अशोक जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा। पहले दिन से आकर ही दिवाकर जी को यह मन नहीं लग रहा था। उन्हें अपने बेटे बहू और पोते की चिंता होने लगी थी। वे अपने पोते से दूर रहकर बहुत कष्ट अनुभव कर रहे थे। एक के बाद एक स्मृतियां उनके आंखों के सामने तैर गई। बेटे को उन्होंने कितनी बार मना किया था कि उन्हें इस वृद्धाश्रम में छोड़कर ना जाए, पर बेटे बहू ने उनकी बात को कोई अहमियत ही नहीं दी। बाबूजी, मैं और स्नेहा दोनों ऑफिस चले जाते हैं। रिजू भी पूरा दिन स्कूल में रहता है। घर पर आप इस उम्र में अकेले कैसे रह सकेंगे? आपकी तबीयत भी अभी ठीक नहीं रहती है। कब क्या हो जाएगा किसे पता। आप वहाँ रहेंगे तो आपको हम उम्र लोगों के साथ आपका मन भी लगा रहेगा। वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। काफी बढ़िया मकान है। वहाँ 3 मंजिले मकान में बहुत ही अच्छी तरह से आपका जीवन हंसी खुशी बीतेगा। बेटे की इस बात को कहते ही उन्हें समझ आ गया था कि बेटा अब उनकी बातों को नहीं समझेगा। अभी तक आप यहीं पर खड़े हैं, जल्दी जाकर आप फ्रेश हो लीजिए, क्योंकि अब नाश्ते का टाइम हो गया है और अब हम सब मिलकर नीचे बैठकर एक साथ नाश्ता करेंगे। अशोक जी ने दिवाकर जी को फिर से याद दिलाया। दिवाकर जी अब जल्दी जल्दी फ्रेश होकर नीचे उतर कर आए और नाश्ते के लिए एक कुर्सी लेकर बैठ गए। उनके मन में अभी तक अतीत की बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक से अपने कंधे पर एक गर्म हथेली का स्पर्श पाकर वे चौंक गए। पीछे से एक आवाज उनके कानों में आ पहुंची। तो कैसे हो दिवाकर जी यहाँ पर? ये आवाज दिवाकर जी को कुछ जाना पहचाना सा लगा। पीछे मुड़कर देखा तो उनका आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। अरे नरेश जी, यहाँ पर कैसे? इतने दिनों से तुम कहाँ थे मेरे दोस्त? यही बात तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम यहाँ पर कैसे आ पहुँचे? तुम्हारे घर में तो बेटे बहू और पोते होते हुए भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नरेश जी की कौतूहल भरी नजरें दिवाकर जी पर जाकर रुक गई। बेटे ने मुझे घर से बाहर कर दिया है। वो मुझे अब अपने वहाँ रखना उचित नहीं समझता है। मैं जो बूढ़ा हो चला हूँ, अब घर पर अकेला रहकर मैं क्या करूँगा? दोनों बेटे बहू ऑफिस के काम से बाहर रहते हैं। मेरे ख्याल रखने वाला वहाँ अब कोई नहीं है। हम उम्र के लोगों के साथ मेरा समय यहाँ पर अच्छा बीतेगा। कहते हुए दिवाकर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। नरेश जी दिवाकर जी के आंसू पोंछते हुए बोले, तुम चिंता क्यों कर रहे हो दोस्त? यहाँ पर आकर तो एक तरह से अच्छा ही हुआ है कि तुम्हें मैं अब मिल गया हूँ। यहाँ पर हम सब तुम्हारे साथ है। तुम्हें अकेला महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोनों दोस्त आपस में बातचीत करने में मग्न हो गए। यहाँ पर जितने भी वृद्ध जन थे उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ही खुश हैं, पर क्या पता उनके भीतर कितना गहरा पीड़ा छुपा हुआ है, यह तो केवल ईश्वर ही जानते हैं। बातों ही बातों में फिर से दिवाकर जी पूछ बैठे, तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हारे भी बेटे ने क्या तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है? अब नरेश जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शादी करी होती तब ना कोई बेटा होता। कॉलेज पास करने के बाद माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनको लेकर मैं दूसरे शहर में इलाज के लिए चला गया और इसलिए मेरा संपर्क भी तेरे से टूट गया। माँ के इलाज में बाबूजी के सारे पैसे खर्च हो गए। किस तरह हमने माँ को बचा लिया। मैं वहीं एक कंपनी में नौकरी करता रहा। मुझे कोई लड़की आज तक मनपसंद मिली नहीं कि मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूं। रिटायरमेंट के बाद माँ बाबूजी गुजर गए। कुछ दिनों के लिए मैं स्वयं ही घर में अकेले रहकर सारे कामकाज करने लगा, पर बीते कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ती गई। मैं अब और अकेले घर का कार्यभार नहीं संभाल सका, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आकर चलो अच्छा ही हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। अब हमारे दिन अच्छे ही बीतेंगे।
यहाँ पर आए दिवाकर जी को अब 8 महीने हो गए हैं। अब उन्हें एहसास नहीं होता था कि उनके बेटे ने उन्हें यूं ही बिना कोई वजह के इस वृद्धाश्रम में छोड़ गया। उस समय उनके मन में बहुत दुख पहुंचा था। सबको छोड़कर यहाँ आना उनके लिए बहुत कठिन था। सोचे थे कि यहाँ पर वे किस तरह अपने दिन गुजार पाएंगे, पर धीरे धीरे उन्हें एहसास हो गया कि यहाँ रहकर भी वे जी सकते हैं। बेटे के घर के एक कोने में पड़े रहने से इस वृद्धाश्रम में अपना जीवन गुजारना उससे लाख गुना बेहतर है। और अब जब नरेश जी उनके साथ है तो उन्हें जीवन जीने का एक नया उत्साह मिल गया था। यहाँ पर रहकर वे सभी बुजुर्गों के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए थे। अब यहाँ के बुजुर्ग ही उनके अपने थे। नरेश जी कॉलेज के टाइम पर जिस तरह से मौज मस्ती किया करते थे उसी तरह से यहाँ पर भी अब किया करते हैं। आए दिन दोनों दोस्त और अशोक बाबू यहाँ वहाँ घूमने जाया करते हैं, सिनेमा घर भी जाते हैं। यह सब करके वे अपने जीवन खुशी से गुजार रहे हैं। पोते की याद जब कभी आती है तो उन्हें पहले जैसा अब मन में दुख नहीं होता है। रिजू भी अब दादी को शायद याद नहीं करता होगा। दूरियां बढ़ने पर इंसान की आदतें भी बदल जाती है। पिछले महीने में बेटे बहू हर हफ्ते में एक दिन आकर मिलकर गए थे, पर उसके बाद वे हर 20 दिनों में एक दिन करके आने लगे थे। अभी बहुत दिन बीत गए हैं, बेटे बहू एक बार भी उनको देखने तक नहीं आए हैं। इसी तरह धीरे धीरे दूरियां बढ़ेगी। अंत में बेटा हो सकता है बाबूजी को पूरा भूल ही जाए। बेटे के लिए उनको अब कोई दुख नहीं होता, पर अपने पोते को न देख पाने का दुख उन्हें कभी कभी जरूर होता है। आज दोपहर के भोजन के बाद वे विश्राम करके शाम को नरेश जी के साथ कैरम बोर्ड खेल रहे थे। तभी किसी ने आकर खबर दिया कि बेटा निखिल और बहू स्नेहा आए हैं दिवाकर जी से मिलने। दिवाकर जी ने उन्हें भेज देने के लिए कहा। कुछ समय बाद निखिल और स्नेहा ऊपर के कमरे में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही दिवाकर जी ने पूछा, रिजू कहाँ है? तुम लोग उसे लेकर नहीं आए? वो बाबूजी, उसका आज स्विमिंग क्लास है, नहीं तो मैं उसे अपने साथ लेकर आता। सिर्फ आपकी मर्जी होने से तो मैं उसे यहाँ पर लेकर नहीं आ सकता ना। यहाँ आने के लिए समय भी निकालना पड़ता है। तो बाबूजी आप अभी कैसे हैं? दिवाकर जी को बेटे की यह बात सुनकर समझ में आ गया कि वह केवल अपना कर्तव्य पालन करने के लिए यहाँ पर आया है। ये बात तो तुम मुझे फोन करके भी पूछ सकते थे बेटा, यहाँ आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। वो बाबूजी, मैं और स्नेहा अब सोच रहे हैं कि आपको अपने घर में ही लेकर आ जाएं। आपके देखभाल के लिए हम किसी अच्छे 24 घंटे का नर्स या आया रख लेंगे। आपको हर तरह से हम सुख सुविधाओं में रखेंगे। आप इस वृद्धाश्रम में अब रहने लायक नहीं है। बाबूजी आप हमारे साथ घर पर चलिए, वहाँ पर रिजू भी आपका इंतज़ार कर रहा है। मुझे सब पता चल गया है बेटा कि तुम मुझसे नहीं मेरे धन दौलत से प्यार करते हो। वकील साहब ने ज़रूर तुम्हें बता दिया होगा मेरे वसीयत के बारे में। एक फूटी कौड़ी तक मैंने तुम्हारे नाम नहीं किया है। आज मैं जिस वृद्धाश्रम में रह रहा हूँ, मेरे जाने के बाद भी यही वृद्धाश्रम को मैं अपना संपत्ति दान स्वरूप दूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कभी कभार तुम्हारे वहाँ जाकर रिजू को देख कर आऊँगा। तुम्हें आने की अब जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हें इस वृद्धाश्रम में मेरे लिए इस महीने से पैसे भी अब भेजने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पेंशन के पैसों से अपना खर्च उठा लूंगा। निखिल का मुंह अब आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बाबूजी कभी ऐसा भी कर सकेंगे। थोड़ी देर बाद बेटे और बहू मुंह लटकाए घर लौट आए। नरेश जी ने दिवाकर जी को शाबाशी देते हुए कहा, इतने दिनों बाद तुमने एक अच्छा काम किया है। बेटे को भी अब अकल ठिकाने आएगी। एक प्रकार से ठीक ही हुआ कि वे अब तुम्हें कमजोर नहीं समझेंगे। चलो इसी खुशी में आज शाम हम लोग एक अच्छी फिल्म देखकर आते हैं। दिवाकर जी अब मुस्कुरा दिए। तू भी ना नरेश, आज भी वैसा का वैसा ही रह गया है। तू कभी नहीं सुधरेगा। ठहाका लगाते हुए दोनों दोस्त फिर से कैरम बोर्ड खेलने में मग्न हो गए। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।